हेलो दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि जब तक वो कोई ट्रायल क्लास ले नहीं लेते तब तक उन्हें उस पर ट्रस्ट होता नहीं। तो दोस्तों ये बात सही भी है, क्योंकि कुछ भी आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको अपने कैरियर के लिए डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली आपको ट्रायल क्लासेस लेनी चाहिए या फिर कुछ सैंपल वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करो कि सर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या यहाँ से आपको कुछ अलग मिल सकता है, या सर का समझाने का तरीका कैसा होगा। तो ऑब्वियसली हर किसी का राइट है और आपको जरूर ट्रायल क्लासेस भी लेनी चाहिए। अगर आप श्योर नहीं हैं, अगर आप दूसरों के फीडबैक से श्योर नहीं है, अगर आप दिए गए यूट्यूब की वीडियो से श्योर नहीं है, तो आपको ट्रायल क्लास का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक ऐसे स्टूडेंट के ट्रायल क्लास का वीडियो डाल रहा हूँ जिसको कि फायर के बारे में बहुत कम पता है, या कहूंगा कि नहीं पता। क्या वो स्टूडेंट मेरी द्वारा दिए गए वीडियो या फिर जो मैं ऑनलाइन क्लास में समझा रहा हूं उसको, क्या वो समझ पा रहे हैं? अगर वो समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और डिसाइड कीजिए, क्या आपको मेरा टीचिंग मेथड समझ में आता है? क्या आपकी रिक्वायरमेंट सेफ्टी वॉरियर्स के थ्रू फुलफिल हो सकती है? क्या इसके थ्रू आप एग्जाम में, जो कि अभी राजस्थान फायर सर्विस की एग्जाम आई है या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो सकती है? यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट। सो लेट्स सी दिस वीडियो एंड लेट्स गेट सम एक्सपीरियंस। यस मीनाक्षी, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। मैं आपको एक ट्रायल क्लास दे रहा हूँ। आपको जो भी डाउट है ना, आप मेरे से पूछिएगा और फिर मेरे को बताइएगा, है ना। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बी ए सेट का टॉपिक लेता हूँ। ओके, बी ए सेट के बारे में आप जानते हैं कुछ? नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो बेसिक भी क्लियर नहीं है। यस, अच्छा, बी ए सेट के बारे में कुछ नहीं जानते आप? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो बी ए सेट होता क्या है और कहाँ पे यूज करते हैं? क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा रेगुलर कोर्स किया होता शायद आपको उसके बारे में पता होता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कोर्स नहीं किया अभी तो भी आप ये सारे वीडियो देख के उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कोर्स किए हुए को टक्कर दे सकते हैं। ओके, सपोज करो एक ऐसा एटमोस्फेयर है जहां पे आपके पास में ऑक्सीजन नहीं है। सपोज करो आग लग गई, स्मोक है बहुत ज्यादा, या टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करोगे? आप सांस कैसे लोगे? क्या कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट का नाम जानते हो जिसको लगाने से आपको सांस मिलती है? मूवीज में देखा होगा आपने। ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। हाँ, तो ऐसा एक सिलेंडर होता है। फायर फाइटर्स भगवान तो होते नहीं है। अब ऐसा आग लगती है, स्मोक होती है, तो वहां पे लोगों को बचाने के लिए उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो अंदर जा सके और लोगों को बचा के ला सके। तो उसके लिए वो एक ऐसी डिवाइस का यूज करते हैं जिससे कि उन्हें लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे, और जब तक वो रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं या फायर फाइटिंग वर्क कर रहे हैं तब तक बिना किसी हडल के, किसी प्रॉब्लम के, वो इजीली अपना काम कर सके। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि बी ए सेट होता क्या है और बी ए सेट कैसे काम करता है, बी ए सेट का क्या स्टैंडर्ड है, कौन सा आई से रिलेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। बी ए सेट। दोस्तों, बी ए सेट एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज फायर फाइटर्स उस कंडीशन में करते हैं जहां पर या तो एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं होती या फिर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है। दोस्तों, बी ए सेट का फुल फॉर्म है ब्रीथिंग एपरेटस। इसे SCBA या CABA दोनों नाम से जाना जाता है, मतलब काबा के नाम से भी जाना जाता है और SCBA के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, SCBA का फुल फॉर्म है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस एंड काबा का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग एपरेटस। बी ए सेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ओपन सर्किट बी ए सेट एंड सेकेंड इज क्लोज सर्किट बी ए सेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लोज सर्किट बी ए सेट यह वह बी ए सेट होता है जिसके अंदर एयर अंदर ही अंदर रिसर्कुलेट होती रहती है। क्लोज सर्किट टाइप बी ए सेट को रीब्रेथर के नाम से भी जाना जाता है। इट ऑपरेट्स बाय फिल्टरिंग, सप्लीमेंटिंग एंड रिसर्कुलेटिंग एक्सेल्ड गैस। मतलब
जो हम एयर एक्सेल कर रहे हैं मतलब बाहर निकाल रहे हैं उसको फिल्टर करता है, उसको जगह दूसरी गैस रिप्लेस करता है और फिर इस गैस के सर्कुलेशन को बनाए रखता है। यह तब यूज होता है जहां पर लंबे टाइम के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे कि माइंस रेस्क्यू और लॉन्ग टनल्स। तो यहां तक मीनाक्षी आपने समझा कि क्या होता है बीएसएट? समझ में आया आपको बीएसएट क्या होता है? कहाँ पे यूज करते हैं बीएसएट का? कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है ना वहां पर, इमरजेंसी बहुत मतलब ज्यादा जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत हो। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सपोर्टेबल जरूरत है। एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं बीएसएट का। बीएसएट का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रीथिंग एपरेटस। क्या होता है? ब्रेथिंग एपरेटस। वेरी गुड। बीएसएट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? बी सी तो टी था। सामने दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, देखो। मुझे आपका फेस दिख रहा है एक्चुअल में, रुको। क्लोज सर्किट बीएसएट और ओपन सर्किट बीएसएट। यस, आपके सामने दिया हुआ सब कुछ। ओके, क्लोज सर्किट बीएसएट और ओपन सर्किट बीएसएट, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब क्लोज सर्किट जो बीएसएट है उसमें और ओपन सर्किट बीएसएट में क्या अंतर है? जो क्लोज सर्किट बीएसएट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो इस सिलेंडर को पहनता है उसमें ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो CO2 है सिलेंडर के अंदर ही रिसर्कुलेट होती रहती है, उसके अंदर ऐसे चीज लगी होती है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करती है। तो ये डिफरेंस होता है। और जो ओपन सर्किट बीएसएट है उसमें क्या होता है कि सांस तो हमने ले ली, ऑक्सीजन ले ली और CO2 हम बाहर की साइड में छोड़ते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है। उसके अंदर तो वहीं पे सर्कुलेट होता रहता है और इसके अंदर आउटसाइड होता है। यस, बेसिक सा डिफरेंस इतना है। आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन सर्किट बीएसएट की, जो कि फायर फाइटिंग में मेनली यूज होता है। दोस्तों, ओपन सर्किट बीएसएट में कंप्रेस्ड एयर होती है जिसका रीसर्कुलेशन नहीं होता है। जो गैस हमने एक बार इनहेल कर ली वो एक्सेल हो जाती है, मतलब वो रिसर्कुलेशन उसका नहीं होता, जैसा कि हमें क्लोज सर्किट में देखने में मिलता है। सिलेंडर के अंदर जो एयर होती है वो क्या होती है? वो कंप्रेस्ड एयर होती है। कंप्रेस्ड एयर किसको बोलते हैं? जिसे दबाव के साथ में भरा गया है। किसे बोलते हैं? दबाव के साथ में भरा गया हो। यस, क्योंकि दबाव के साथ हम भरते हैं सिलेंडर के अंदर एयर तो ज्यादा मात्रा में भर सकते हैं छोटे से स्पेस में, है ना? इसीलिए इसमें दबाव के साथ भरा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बीएसएट जो सिलेंडर है उसके अंदर जो एयर होती है वह कौन सी एयर होती है? तो कंप्रेस्ड एयर आप बोल सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन देंगे आप, CO2 एयर होती है, CO2 होती है, या फिर कोई H2S होती है, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेस्ड एयर होती है। प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है ये, कंप्रेस्ड नॉर्मल एयर होती है, जो हम नॉर्मल एयर में लेते हैं ना सांस, वो होती है। गॉट इट? अब आगे में देखिए दोस्तों, अगर इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके तीन मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है हाई प्रेशर टैंक, सेकंड प्रेशर रेगुलेटर एंड थर्ड इज इनहेलेशन कनेक्शन। लेकिन दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन तीन मेन पार्ट्स के अलावा सभी तरह की जो इसकी एसेसरीज हैं उनके ऊपर बात करनी होगी। उनको एग्जाम में क्या है ना, आपको इनके पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा कि भाई एक BS8 सिलेंडर है, इनमें से इसका कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब कोई भी ऑप्शन दे देंगे। को समझ पता होना चाहिए कि एक BS8 सिलेंडर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, उससे रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं। तो प्रेशर रेगुलेटर, हाई प्रेशर टैंक, इनहेलेशन वाल्व, और बताता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, इसके अदर कंपोनेंट्स हैं इसका विजन वाइजर, मतलब इसका फेस मास्क, डिमांड रेगुलेटर, एंड इसके अलावा है वार्निंग विशल,
लो प्रेशर होज एंड हाई प्रेशर होज। इसके अलावा रेगुलेटर सिस्टम एंड रेड्यूसर। तो दोस्तों अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। रेड्यूसर, दोस्तों इसके अंदर दो रेड्यूसर होते हैं। जो फर्स्ट रेड्यूसर होता है वह मेन कंट्रोल वाल्व के पास में कनेक्टेड होता है। सिलेंडर के अंदर 200 से 300 बार तक गैस भरी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, इतनी प्रेशर से भरी हुई गैस को हम डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते। इसलिए जो फर्स्ट रेड्यूसर है वो अंदर की एयर को बाहर निकालने से पहले उसका प्रेशर 7 से 8 बार तक कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 7 से 8 बार। वेरी गुड, गुड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है सर। है ना? सिर्फ हाँ। थोड़ा थोड़ा आ रहा है या पूरा आ रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मेरी पहली क्लास है ना। यस तो यस। और अब ये सारे के बिल्कुल सारे जो knowledge वीडियोस है ना, अब जैसे कि ये तो है तो सारा स्पेसिफिक है, तो इसी तरीके से हर एक वीडियो ऐसा रहता है जिसके अंदर आप वीडियो भी देखते हो और उसके ऊपर में मेरा फीडबैक भी रहता है। फीडबैक मिलने से आपको क्या होता है कि आपने जितना समझा ना वो चीजें आपको रिटेन भी रह जाती है और एडिशनल चीजें आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इस तरीके से होता है। तो एक बार तो आपको खुद को देखना होता है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। यस, आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है आपको पॉल? हाँ हाँ। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने ऑप्शन आया ना, व्हाट इज बीए सेट, हालांकि इसमें ऑप्शन मैंने डाले नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फर्स्ट ब्रीथिंग एपरेटस, या सेकंड ऑप्शन दे सकता हूँ बाबूलाल एपरेटस। ठीक है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके पास जो पढ़ेंगे उसके आपके सवाल भी आएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी चूज करो, चॉइस वन किसी भी करो। हो पा रहा है? क्योंकि हाँ, तो यहाँ से आप चॉइस करते हो ना, तो जो भी स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा उन्होंने कितना रिटेन रहा वो इमीडिएटली आप यहाँ पे करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कितने लोगों ने सही आंसर दिया, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल जो स्टडी है वो एकदम टेक्निकल तरीके से होती है। गॉट इट? तो ये मेथड होता है आपका स्टडी करने का। तो कैसा लगा आपको? अभी तो सही लगा। यस, तो अभी मुझे नहीं, आप आपको बताओ, लास्ट तक अगर सही लगेगा। मतलब देखो, कभी भी हमको स्टडी करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए। दूसरा, जो टीचर जो समझा रहा है ना, टीचर के कंसेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए। उसे बुक्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर किसी टीचर के पास में, तो आई डोंट थिंक इस तरह का इशू है। बाकी मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि स्टूडेंट कोई भी हो, आपको जो सबसे ज्यादा टफ लगता है ना, सबसे ज्यादा जो आज तक आपको समझ में नहीं आया, वो टॉपिक लेके आइए। अगर वो टॉपिक में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर नहीं समझा दूं, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरा चैलेंज। मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो कि मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। इट्स माय गारंटी। तो इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। और बाकी अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। Yes. मैं ये बोल रही थी भैया कि जैसे एक बार तो कोई बुक हो, जैसे मैं थोड़ी बेसिक, तो मतलब एक बार मेरा तो लेवल एक्चुअली क्या है ना, बुक्स एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कि अगर मैं आपको बुक भी दूंगा, हालांकि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसके अंदर सारी बुक्स मिलेंगी, आपको 10-15 बुक्स मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर एग्जाम में सक्सेस बुक्स के बेसिस पे नहीं मिलेगी। इसी के लिए मैंने ये सारे वीडियो बनाए। अब जब ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको बुक्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी बुक्स मैंने देख ली है और हर एक बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से स्टूडेंट के लिए जरूरी है, वो सारा का सारा इसमें क्लब कर दिया। अब जब आपके सामने ये आ गया है तो आपको बुक देखने की क्यों जरूरत है? आपको दूंगा मैं पीएसएट का एक चैप्टर भी दूंगा, आप देखिएगा। उसको देखने के बाद मेरे को बताइए कितना समझ आया। बुक से समझ में नहीं आता है, जो रेगुलर कोर्स करके आते हैं उनको भी समझ में नहीं आता, और उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं आती। देखो, कंपटीशन एक अलग चीज है और एग्जाम में हम जो रिटन पेपर लिखते हैं ना, वो एक अलग चीज है। तो अगर आपको सब्जेक्टिव बुक से जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो लिखनी है, तो उसके लिए आपको चलो एक बुक रिकमेंड करना समझ में आता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको
टू द पॉइंट कुछ चीजें होनी चाहिए, पहले कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, फिर उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन बैंक आना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने पोल के थ्रू आपको दिया ना, तो आप वहां पे देख पा रहे कि यस ए बी सी जो भी चूज करना है आप चूज करेंगे, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि वीडियो देखा, वीडियो के बाद मैंने एक्सप्लेन किया, फिर आपके पास में ऑप्शन आ गए, तो वो आपके क्लियर हो गए। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती है। तो अगर आपको इसमें भी किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं अभी तो कुछ नहीं है भैया, है ना? बाकी मैं एक तो बार सिलेबस देखूं कि क्या है, सिलेबस क्या है, मैंने तो अभी तो कुछ देखा भी नहीं है। कोई नहीं, आप सिलेबस देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन आपको जो डाउट था ना लर्निंग का, क्या किस तरह की वीडियो रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं फुल इंग्लिश में मेरे को समझ, शायद वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। ओके, ठीक है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं इफ यू वांट, मैं आपको और एक आध वीडियो दिखा सकता हूँ। ओके, तो चलो हम आपके इंटरेस्ट का कोई वीडियो, जैसे कि आपको शायद व्हाट इज फायर में इंटरेस्ट होगा, है क्यों? हाँ बेसिक तो वही है फिलहाल। और क्या है? क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं ना, आपको बेसिक ही पढ़ाते हैं, और वो अच्छा लगता है स्टूडेंट को, चाहे एग्जाम में काम आए चाहे नहीं आए, और वो एक ही टॉपिक के अराउंड घूमते रहते, क्योंकि इससे ज्यादा उनको समझ भी नहीं आता है। यस, अब मैं आपको, तो चलो, ये वीडियो आपने देखा है पहले, व्हाट इज फायर? फायर नहीं भैया, मैंने भी नहीं दोस्तों, देखा। फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो कि 3 मेजर कंपोनेंट्स दैट आर फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्यूर होती है। फायर के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। यस, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो फायर होती है। गॉट इट? ठीक है। अगर इनमें से एक भी निकाल दिया जाए तो आग छूमंतर, आग बंद हो जाएगी। तीनों कंपोनेंट्स में से अगर एक भी कंपोनेंट को निकाल दिया जाए तो फायर एक्सटिंग्विश हो सकती है। दोस्तों, इन तीनों कंपोनेंट से बने हुए इस ट्रायंगल को फायर ट्रायंगल कहते हैं। जब फायर होती है तो उस फायर को सस्टेन करने के लिए एक फोर्थ फैक्टर भी काम करता है, जिसे बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। इस केमिकल चेन रिएक्शन की वजह से फायर कंटिन्यूस सस्टेन रहती है और बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती रहती है। देखो, 3 चीजें हो गई, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इनकी वजह से आग पैदा हो गई। अब वो आग कंटिन्यू चलती रहे तो उसके लिए एक चौथा फैक्टर भी आता है, जिसे कि चैन रिएक्शन बोलते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे से जाओगे, चैन रिएक्शन समझोगे तो थोड़ा सा आपके लेवल पे थोड़ा सा टफ होगा, और जो आपके लिए जरूरी है भी नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक चौथा फैक्टर भी होता है जिसकी वजह से फायर कंटिन्यू रहती है, उसे बोलते हैं हम चैन रिएक्शन। ओके, इस तरह की फायर को टेट्राहाइड्रॉन फायर कहते हैं। अब जैसा कि हम समझ गए कि फायर को होने के लिए और उसको सस्टेन रखने के लिए 4 फैक्टर काम करते हैं, इसी तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी 4 फैक्टर्स काम करते हैं, दैट आर कूलिंग, स्मूदरिंग, स्टारवेशन एंड ब्रेकिंग द चेन रिएक्शन। जैसा कि आपको पता चला कि आग 3 कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बनती है, तीनों चीजें एक जगह होंगी तो आग पैदा हो जाएगी। ओके, अब और एक चौथा फैक्टर भी हमने बताया, कंटिन्यू चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से फायर सस्टेन रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो इसी तरीके से अब आग को बंद करने के तरीके भी हैं, कि ये 3-4 तरीके हैं जिनकी वजह से आग को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। पहला, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखों मरना। आग को भूखा मार दिया। आप चूल्हे के अंदर खाना बनाया आपने, ऑब्वियसली बनाया है, तो चूल्हे के अंदर आग कब तक रहेगी? जब तक आप उसके अंदर लकड़ी डालते रहेंगे। अगर आपने वो लकड़ी ही हटा दी तो क्या आग लगेगी वहां पे? नहीं ना। स्मोदरिंग, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन है, और किसी भी चीज को बर्न होने के लिए, जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब तक एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, आग आपकी कंटिन्यू रहेगी। ओके, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को कैसे हटा सकते हैं? आपने खाना बनाते हो किचन में,
कभी तेल के अंदर आग लगी है? तेल तेल में के आग हैं? नहीं लगी? तेल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप पहले स्टूडेंट है जिसको कि लड़की जिसको कि मतलब बहुत तरीके से काम करती है। नहीं पहले नहीं, काफी लड़कियां करती हैं, लेकिन अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो कोई नहीं, आज एक्सपेरिमेंट कर लेना, खूब तेज तेल को गर्म कर लेना, और जब तक जले नहीं तब तक छोड़ना नहीं। एक्चुअली तो क्या होता है ना कि तेल के अंदर आग लग गई तो क्या करोगे आप? उसे एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या करोगे? आग तो आग है, क्योंकि फ्यूल है वहां पे, फ्यूल आपका तेल है। हीट क्या है? गैस के अंदर से हीट मिल रही है ना आपको, चूल्हा जल रहा है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भर भर के है। अब आप इसको एक्सटिंग्विश करोगे तो कैसे करोगे? मैं तो सिंपल से पानी डाल दूंगी उसके ऊपर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ब्रिलियंट आंसर। एक्चुअली 74 बच्चे तो यही करते हैं, उनको पानी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन सेम टाइम ये भूल जाते हैं साइंस में कि तेल हल्का होता है या पानी से भारी होता है। बताइए। तेल हल्का होता है, पानी से भरे होता है। हल्का होता है अच्छा। तो तेल ऊपर की तरफ तैरने लगता है। हाँ तो हाँ तेल के अंदर तो आग लगी हुई है, आपने पानी डाला तो पानी तो नीचे चला गया, तो आग बंद होने के बजाय और फैल जाएगी। ओके, या तो पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, अगर आप लिमिटेड पानी डाल रहे हैं तो फिर वो तेल बाहर के साइड में आएगा और चारों तरफ फैल जाएगा, तो इससे आग एक्सटिंग्विश होने के बजाय बूम, फिर मम्मी की गालियां खानी पड़ेगी। ओके, तो अब इसके लिए सेफ मेथड क्या है? सेफ मेथड है, आपके पास में जिसमें खाना बना रहे हो, जिस जो भी आपने बर्तन लिया है, उसको ढकने के लिए कोई प्लेट प्लेट कुछ तो होगी, आप इमीडिएटली उस पे प्लेट रख दीजिए। या शादी के अंदर कढ़ाई है, उसके अंदर आग लगी तो कढ़ाई का भी ढक्कन होता है ना, वो आप उस पे ढक दीजिए। ढकने के बाद में क्या होगा? क्या किया आपने? आपने किसके साथ कांटेक्ट तोड़ा आग का? ऑक्सीजन से। वेरी गुड, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को हटाने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? स्मूथनिंग। स्मोदरिंग। स्मोदरिंग, ठीक है, वो कहलाता है आपका स्मोदरिंग। क्लियर? अब थर्ड पे आते हैं हम, कूलिंग। लकड़ी में आग लगी हुई आपकी, कपड़ों में आग लग गई, क्या करते हो आप? उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या करते हो? जैसा कि आपने बताया, पानी, पानी आपके लिए सबसे प्रेफरेबल है ना, तो उस पर पानी मारते हो तो आग तो फैलेगी नहीं ना, तो आपने पानी उसके ऊपर डाल दिया, तो पानी डाल के आपने क्या किया कि जो गर्मी थी आग की वजह से, जो गर्मी पैदा हुई जिससे वो जल रहा था, उसको आपने सप्रेस कर दिया, उसको आपने बंद कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ? आग आपकी एक्सटिंग्विश हो गई। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे हम? कूलिंग। कूलिंग। वेरी गुड। तो 3 तरीके हमको पता चले, स्टारवेशन, स्मोदरिंग और कूलिंग। और चौथा हमने चेन रिएक्शन के बारे में बात की थी। ओके, चलो आगे में थोड़ा सा समझते हैं इसको और अच्छे से। इन फैक्टर्स को समझने के लिए हम बर्निंग वुड का एग्जांपल लेते हैं। जब एक वुड जल रही है, उस कंडीशन में आप उसे कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं? इसे आप कूलिंग, स्मोदरिंग और स्टारवेशन किसी भी मेथड से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। चलो समझते हैं कैसे। अगर जलती हुई वुड के ऊपर आप वाटर अप्लाई करते हैं तो यह कूलिंग मेथड कहलाता है। इस मेथड के थ्रू आप हीट को रिमूव करते हैं और फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की। जो वुडन है उसके टोटल लेंथ में से आप कुछ हिस्सा काट दीजिए जहां तक वो बर्न हो रही है, तो उस कंडीशन में जो बर्निंग फ्यूल है वही जल के खत्म हो जाएगा और फायर आगे तक एस्केलेट नहीं होगी। इस तरह का मेथड्स जो फॉरेस्ट फायर है उसमें यूज किया जाता है, जहाँ पे बीच के एरिया को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है ताकि फायर एक एंड तक आके रुक जाए। यही मेथड पेट्रोकेमिकल फायर में भी यूज होता है, जहाँ पे टैंक फायर है तो उस टैंक फायर को एक्सटिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके आसपास जो भी टैंक्स हैं वहाँ से फ्यूल को रिमूव कर दिया जाता है, तो जितना फ्यूल अवेलेबल था वही जल के खत्म हो जाएगा और फायर आगे तक एस्केलेट नहीं होगी। सो रिमूविंग द फ्यूल फ्रॉम द फायर सोर्स इज कॉल्ड
स्टारवेशन, यह स्टारवेशन मेथड कहलाता है। मतलब जो भी फ्यूल सोर्स है उसको आग से हटा देना क्या कहलाता है? स्टारवेशन। स्टारवेशन। क्लियर? सिंपल। इसे हिंदी में भूखों मरना भी बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? भूखों मरना। भूखों मरना। आपको भूखा मार दिया, खाना दिया ही नहीं आपने। ओके, आग को भूखा मारना। अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को रिमूव करना। अब ये बर्निंग वुड है, इसमें ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे? तो चलो, अगर आप कि ये फायर छोटी फायर है तो आप इसे किसी चीज से ढककर ऑक्सीजन का कांटेक्ट तोड़ सकते हैं, या फिर आप CO2 अप्लाई करते हैं तो वह भी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। तो यह मेथड कहलाता है स्मोदरिंग मेथड। तो हम तीनों फैक्टर के बारे में तो समझ गए। अब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, जो कि फायर को सस्टेन करता है। उसे बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। तो दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि बहुत फास्ट डेवलपिंग फायर है, जैसे कि गैस फायर है या हाइड्रोकार्बन फायर है। तो उस कंडीशन में हमें ऐसे मीडियम की जरूरत होती है जो कि इमीडिएटली फायर को एक्सटिंग्विश कर दे। तो उसके लिए हम ड्राई केमिकल पाउडर या फिर हैलोन यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फायर एक केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन में फायर को कंटिन्यूस सस्टेन रखने के लिए कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस प्रोड्यूस होते रहते हैं। जब तक ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे, फायर सस्टेन रहेगी। तो हमें कुछ ऐसे मीडिया की जरूरत होती है जो कि इन फ्री रेडिकल्स के साथ में कंबाइन होके एक ऐसा बाय प्रोडक्ट बनाए जो कि नॉन फ्लेमेबल हो। तो दोस्तों, इसके लिए हम TCP या फिर हैलोन यूज करते हैं। ये फायर जो जनरेट हो रही है, जिसमें कि फ्री रेडिकल्स जैसे कि H और OH आयन निकल रहे हैं, इनके साथ कंबाइन होते हैं और ऐसे बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि नॉन फ्लेमेबल होते हैं। इस तरीके से ये चेन रिएक्शन टूट जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। इस एक्चुअली एक्सटिंग्विश करने के लिए ना आपको जिनमें चेन रिएक्शन बनती है ना, जैसे कि तेल कंटिन्यू फ्लेम देता रहेगा, जल रहा है तो चेन रिएक्शन चलती है, तब तक वो फ्लेम देता है। अब क्या होता है कि जब भी बर्न होती है तो उसे H और OH दो तरह के आयन होते हैं। तो एक ऐसा हम एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि आप ड्राई केमिकल पाउडर यूज करते हो ना, जिसके अंदर पाउडर होता है। वो क्या करता है, जैसे आप आग के ऊपर मारते हो, उसको आग के ऊपर अप्लाई करते हो, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से फ्लेम जल रही है, उनके साथ जाके दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती करने के बाद में उसे ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं जो कि फ्लेमेबल नहीं है। ठीक है ना? सिंपल सा एक समझिए कि एक आदमी है जो बहुत गुस्सा करता है, और दूसरा है एक संत आदमी है। तो संत आदमी जाके उस गुस्से वाले आदमी के साथ में दोस्ती कर लेता है और उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर दिया, उसके माइंडसेट ही चेंज कर देता है कि उसको गुस्सा आएगा ही नहीं, वो भी संत जैसा ही बन गया। और संत किसी के साथ लड़ाई नहीं करता। तो सिंपली ये समझिए कि जो ड्राई केमिकल पाउडर वो संत है जो कि आग जो जिससे पैदा हो रही है ना, उसके साथ दोस्ती करता है और उसको ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है जो कि नॉन कंबस्टिबल है। ओके, क्लियर? वेरी गुड। फोर्थ फैक्टर को बोलते हैं ब्रेकिंग दी चेन रिएक्शन। फायर क्लासिफिकेशन। दोस्तों, फायर को H पर IS 15683 एंड NFPA 10 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। NFPA 10 के हिसाब से और IS के हिसाब से फायर को कितने क्लास में बांटा गया है? 5 क्लास। ओके, अब इन क्लास में किसको किस में डाला गया है, कैसे डाला गया है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया? तो आई थिंक ट्रायल क्लास में इतना काफी है। अगर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आगे में भी आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जब आपने क्लासेस ले लेते हो उसके बाद में फिर आपका टेस्ट पेपर होता है, टेस्ट में आप लाइव बताते हो और उसके बाद में फिर आप खुद भी प्रैक्टिस करते हो ना, जो कि आपको पहले से जो टेस्ट पेपर मिले हुए हैं उन भी प्रैक्टिस करते हो। यहाँ पे लाइव भी आप बता रहे हो कि हाँ मेरे को इतना समझ में आया, ये गलत गलत बताओगे तो मेरे को पता चलेगा ना कि क्या किसने गलत बताया। तो गलत बताने का रीजन भी आप मेरे को बताओगे कि सर मैंने ये चूज किया है।
भाई चूज किया है तो आपने क्यों चूज किया, या तो मैंने समझाया नहीं ढंग से, या आपने समझने में गलती की, तो वही एग्जाम में भी काम आता है आपको। तो इस तरीके से आपकी क्लासेज चलती है। दूसरी चीज है, क्या आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ऑफलाइन क्लास में सर कुछ ज्यादा अच्छे से बात करते हैं, मैं ऑनलाइन में बात कर रहे हैं तो शायद कम बात हो रही है, ऐसा कहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब सेम इंटरेक्शन हो रहा है, सेम चीज है, घर पे बैठ के आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो थैंक यू वेरी मच, और बाकी आपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको आप बता सकते हैं, जी भैया, जरूर जरूर है ना? बताती हूँ। चलो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ्टी वॉरियर्स प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, कोड्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman course, Sub Officer course, STO and DO course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior-based safety, construction safety, it's इन सब के अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग।